दोस्तों, बांग्लादेश एक बार फिर उबाल पर है। वैसे तो ये पिछले 1.25 साल से कब उबाल पर नहीं रहा। जब से जेन ज़ी रेवोल्यूशन हुआ है देश में, तब से एंटी हिंदू वायलेंस और एंटी हिंदू रेटोरिक चल ही रहा है। ऐसा लगता है मानो ये रेवोल्यूशन ही इंडिया को टारगेट करने के लिए ही यूएस डीप स्टेट ने करवाई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। दोस्तों, इस बार लेटेस्ट राउंड ऑफ हिंदू टारगेटिंग हुई बांग्लादेश में स्टूडेंट लीडर उस्मान हादी की मृत्यु के बाद। पगलाई भीड़ ने उसके पीछे हिंदू और इंडिया को ब्लेम किया और हिंसा शुरू कर दी। यहाँ तक कि भीड़ ने एक हिंदू को सरेआम लिंच करके उसे जला दिया। ऐसी बर्बरता देखकर रूह तक कांप गई। अब हिंदूज के अगेंस्ट तो वायलेंस कर दिया, लेकिन उसके बाद उस्मान हादी के भाई का एक बॉम्बशेल बयान आया। उसमें उन्होंने कहा कि दरअसल उस्मान हादी को तो मोहम्मद यूनुस सरकार के कुछ अधिकारियों ने ही मरवा दिया था। उनका कहना है कि ये इसलिए किया गया क्योंकि ये सरकार देश में डिस्टर्बेंस बनाए रखने देना चाहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहाना यूज करके वो बार बार इलेक्शन टाल देती है और बिना एक भी वोट डाले सत्ता का सुख भोग रही है 1.25 साल से। क्या ये डेमोक्रेसी के रेवोल्यूशन इसलिए हुई थी कि बिना इलेक्शन के एक अपॉइंटेड आदमी ही सत्ता की कुर्सी पर बैठा रहे और कुछ भी हथकंडे अपनाकर इलेक्शन डिले करते रहे? क्या यूएस डीप स्टेट का यही प्लान था कि डेमोक्रेसी तो आती रहेगी, इंडिया के पड़ोस में एक डिस्टर्ब अथॉरिटेरियन स्टेट खड़ी कर दो? सडनली बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट का बढ़ना और उनके यहाँ से इंडिया को तोड़ देने की धमकियां आना भी कोई कोइंसिडेंस नहीं है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जिस बांग्लादेशी रेवोल्यूशन का वेस्ट में और हमारे लेफ्ट द्वारा भी बड़ा स्वागत हो रहा था कि देखिए बांग्लादेश में डेमोक्रेसी आई है, उस क्रांति के बाद चुनाव ही होने नहीं दे रहे हैं। और ये पहली बार नहीं किया जा रहा है डीप स्टेट्स नेटवर्क द्वारा। आइए चलते हैं 2014 और यूक्रेन के मैदान प्रोटेस्ट की ओर। उस प्रोटेस्ट में प्रो रशियन प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच को हटाया गया और एक इंटरिम गवर्नमेंट स्टैब्लिश करवाई गई। उस गवर्नमेंट ने पावर में आते ही एंटी रशिया एजेंडा पर फोकस किया। पिछली गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स पर क्रैक डाउन स्टार्ट किए और यही ट्रिगर बना डॉनबस वॉर का। इस रेवोल्यूशन में नाम आया विक्टोरिया नुलैंड का उभर कर, जो उस टाइम यूएस की असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर यूरोपियन अफेयर्स थी और बांग्लादेश रेवोल्यूशन के टाइम यही महिला थी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, कहें तो यूएस की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर। क्या आपको सिमिलैरिटीज नजर आ रही हैं दोस्तों? मैदान रेवोल्यूशन के बाद यानुकोविच ने पड़ोसी रशिया में शरण ली थी और शेख हसीना ने इंडिया में, और दोनों को इन देशों की कठपुतली बना के विलन करार कर दिया गया था। रुकिए, अभी और भी है। 2019 में यूक्रेन में प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की इलेक्ट किए गए और यूएस लेड नाटो ने अपना यूक्रेन में घुसने का प्लान और टर्बो चार्ज कर दिया। नाटो से परेशान रशिया ने अंततः यूक्रेन पर अटैक बोल दिया ताकि वो नाटो को रोक सके और डॉनबस में पीड़ित रशियन स्पीकिंग लोगों की प्रताड़ना को समाप्त कर सके। अब इस वॉर के स्टार्ट होने के बाद ज़ेलेंस्की ने देश में बुरे हालात होने का हवाला देकर ऑपोजिशन पार्टीज बैन कर दी, इलेक्शंस कैंसिल कर दिए और सब पावर्स अपने हाथ में ले ली। क्या यूनुस बांग्लादेश में ऐसा ही नहीं कर रहे हैं? ये कैसी डेमोक्रेसीज लाती हैं यूएस डीप स्टेट्स जो डी फैक्टो डिक्टेटर्स को जन्म देती हैं? और क्या बांग्लादेश में भी वही यूक्रेन वाला प्लान है कि किसी तरह इंडिया को एंटी हिंदू वायलेंस से ट्रिगर करके उन्हें एक लंबी नेवर एंडिंग वॉर में फंसा दिया जाए? यूक्रेन में एंटी रशियन स्पीकर्स वायलेंस था, यहाँ एंटी हिंदू वायलेंस है। बाकी फर्क आपको कुछ दिख रहा है? पिछले कुछ सालों में हमने भारत के पड़ोसी मुल्कों बांग्लादेश, नेपाल में रेवोल्यूशंस देखी, श्रीलंका में मास प्रोटेस्ट देखे। क्या ये इंडिया के चारों तरफ अनरेस्ट फैलाकर उनकी तरक्की रोकने का मास्टर प्लान है? रशिया को ही देख लीजिए। यूक्रेन वॉर में इंटैंगल होने के बाद रशिया के कितने एसेट सीज्ड हुए, कितने एक्सपोर्टर्स अफेक्ट हुए। रशिया को आइसोलेट करने की कोशिश की गई और ऐसे में इंडिया रशिया की मदद के लिए आगे आया और उनसे भारी मात्रा में ऑयल खरीदा।
क्या ये रशियन ऑयल ही वेस्टर्न पावर्स को अखर गया और इसलिए उन्होंने इंडिया के बगल में भी एक यूक्रेन क्रिएट करने की कोशिश की है? या इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी और स्ट्रैटेजिक पावर इस डीप स्टेट को सताने लगी है और वो इसको डिसरप्ट करने का प्रयास कर रही है? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में इंडिया में काफ़ी अनरेस्ट करवाने की कोशिश की गई है, जिसके लिए अलग अलग सोर्सेज से फंडिंग आ रही है, लेकिन अभी तक वो इसमें असफल नहीं रहे। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।